हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इस पाठ में जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 10, जीवों में उत्सर्जन। जीव में ये जो शब्द है जीव या जीवों जो लिखा है, इसमें हम सभी आ जाते हैं। गाय, भेड़, बकरी, इंसान, आदमी हो गए, ठीक है, और पेड़ पौधे, ये सभी जो होते हैं ये सभी जीवों के अंतर्गत ही आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। दूसरा शब्द है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जीव है उसके शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं ना। हम भोजन करते हैं या सांस लेते हैं तो बहुत कुछ होता रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हानिकारक चीज़ें भी हमारे शरीर में बनती हैं। तो जो हानिकारक चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं उन चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना, इसी प्रक्रिया को या इसी तरीके को या जिस भी तरीके से वो बाहर निकले उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, इसी चीज़ को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब इस पाठ में हमको मुख्य बिंदु क्या क्या पढ़ने हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। उसके बाद मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या है, कैसा होता है, क्या क्या आते हैं, कौन कौन से अंग इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, यानी और भी जो अलग प्रकार के मानव से भिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनके उत्सर्जन अंग के बारे में भी हम जानेंगे। और उसके बाद है आखिरी हमारा पौधों में उत्सर्जन, यानी पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, या जिसको यहाँ पे बिंदु स्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ, जो बिंदु स्राव क्या होता है और उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं पौधों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इस पाठ में पढ़नी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो जीव होते हैं, जीव क्या करते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी जैविक क्रियाएं, जैसे आप देखिए, जीवन के लिए हम सांस लेते हैं और भोजन करते हैं, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव है जो है, हर जीव को सांस लेना है और भोजन करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण। प्रत्येक जीव श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं करता रहता है, लगातार करता है। ठीक है, ये चलता ही रहता है, इसको आप रोक नहीं सकते। जिसका रुक गया वो समझो परलोक चला गया। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, रुकती नहीं है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर में कुछ अनावश्यक चीजें भी बनने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए, शरीर में जो अनावश्यक चीजें बनती हैं या हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं, इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, इन्हीं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है, देखते हैं उत्सर्जन की आखिर जरूरत क्या है। जरूरत यह है, जैसे देखिए, अगर जहर, विष है, विष आपके शरीर में बहुत समय तक पड़ा रहे, चला जाए तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जहर क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसे ही जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अब उसमें क्या है, मुख्य सबसे है हमारा यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है यूरिया, अमोनिया, ये सब जो हैं अनावश्यक विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इनको शरीर से निकालना जरूरी है। जितनी जल्दी ये निकल जाएंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इन्हीं को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, जैसे अगर बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर का निर्माण ही प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन, जिन भोजनों से हमको प्रोटीन मिलता है, जैसे दाल हो गया, दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सभी को हम खाते हैं और इनका जब पाचन होता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, अमीनो अम्ल बनता है। अब जब अमीनो अम्ल, ये भी हमारे लिए शरीर के निर्माण में अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है,
लेकिन जब यही अमीनो अम्ल अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है तो क्या करेगा, जो हमारा यकृत यानी लीवर जो होता है ना, वो इस अमीनो अम्ल को हमारा लीवर क्या करेगा, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किसमें? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यानी आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको हमारा यकृत, लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और यूरिया ही क्या है, हमारा जो हम मनुष्य हैं, मानव का मुख्य हानिकारक या उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, अनावश्यक पदार्थ है ये। ठीक है, क्या है? यूरिया ही हमारे शरीर का सबसे अनावश्यक पदार्थ है। ठीक है, अगर इसको बाहर ना निकाला गया या इस बहुत लंबे समय तक ये शरीर में रह जाए तो क्या होगा, यूरिया की अत्यधिक मात्रा जो होगी ना, अधिक मात्रा यूरेमिया नामक रोग को जन्म देती है। कौन से? यूरेमिया नामक रोग को जन्म देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूरिया अगर हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह गया तो हम उस इंसान को यूरेमिया नामक रोग हो सकता है। ठीक है, जैसे अब देखिए ये तो हो गया। ऐसे ही जो हमारी आंत होती है, आंत क्या है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन करने में सहायता प्रदान करती है। ये अंग भी क्या करता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने का जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है। पाचन करने के बाद क्या होता है, समय समय पर वो बाहर निकलता है। अब ये अपचित यानी जो भोजन हमारी आंतों में पहुंचा वो क्या हुआ, एक तरह से अब वो पच नहीं सकता, जिसको उसको जितना पचना था वो पच चुका। तो अगर ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक हमारी बड़ी आंत में रुका रहे, ठीक है, तो क्या होगा, कब्ज की शिकायत हो जाती है। जो कि कब्ज क्या है, एक तरह की बीमारी है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, लोगों का पाचन क्रिया खराब हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से अंग आते हैं इसके अंदर। देखिए मानव संरचना वैसे ही आपको पता है बहुत जटिल है। ठीक है, मानव संरचना एक बहुत जटिल संरचना है। अब शरीर में बने जो नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको हम यूरिया कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, वो रक्त में पहुंच जाते हैं। वो यूरिया जो है वो रक्त में मिलता रहता है। अब रक्त में मिलता रहता है तो शरीर के हर हिस्से में वो रक्त जाता है और वो यूरिया भी साथ में उसके चला जाता है। तो इसीलिए रक्त में से उस यूरिया को निकालना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, वो जो यूरिया है उसको शरीर में से निकालना आवश्यक है, यानी उस रक्त में से निकालना आवश्यक है। अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारे शरीर में वृक्क यानी किडनी। ये क्या काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, रक्त को छानने का काम करता है वृक्क। ठीक है, वृक्क क्या है, मनुष्य में हमारा जो मानव शरीर है इसमें एक जोड़ी होते हैं, यानी दो वृक्क होते हैं। एक जोड़ी का मतलब दो वृक्क होते हैं, दो किडनी होती है। ठीक, इनका आकार सेम के बीज की तरह होता है। बाहरी भाग उभरा हुआ होता है और अंदर का भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क जो है कमर के ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ स्थित होते हैं। दो होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो एक किडनी हमारी इधर, एक किडनी हमारी इधर, ऐसे। ठीक है, ऐसे होती है। ठीक, तो ऐसे लगी होती है। अब वृक्क ही क्या करता है, रक्त को छानने की प्रमुख छन्नी है जो वृक्क है, किडनी। ठीक है, वृक्क में रक्त आती है धमनियों के द्वारा। जो धमनी होती है इससे रक्त पहुंचता है वृक्क में। ठीक है, और उसके बाद छन्ने के बाद कहाँ, ये सिराओं के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। वृक्क से बाहर कैसे निकलती हैं, सिराओं के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। जब रक्त जो है हमारे वृक्क में आता है तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ और उपयोगी पदार्थ, दोनों पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जो होता है अनुपयोगी पदार्थ वो अलग कर दिया जाता है, बाकी सारी चीजों को सिराओं के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी अपशिष्ट पदार्थ क्या है, यूरिया। रक्त में जो यूरिया होता है उसी को ये किडनी छानकर निकाल लेता है। ठीक है, छानकर निकाल देगा और उसको निकालकर मूत्राशय में इकट्ठा करता रहेगा। ठीक है, ये काम होता है वृक्क का। ठीक है, अगर आपके पास देखिए एक जोड़ी वृक्क होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई एक किडनी आपकी खराब हो गई तो जो दूसरी किडनी सही है उससे भी आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, यानी यूरिया को छान सकते हैं। लेकिन यह है कि उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, भारी काम नहीं करना रहेगा।
ठीक है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर दोनों किडनी है तो आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और एक किडनी है तो भी आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा किडनी क्या करता है, यूरिया को रक्त से छानने का काम करता है, ठीक है। यूरिया को अलग करके मूत्राशय में इकट्ठा कर देता है, बाकी जो शुद्ध रक्त या छना हुआ रक्त होता है उसको सिराओं के द्वारा आगे शरीर में पहुंचा देता है, ठीक है। अब देखिए वृक्क से छनने के बाद क्या होता है, ये मूत्र जो है मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये मूत्र वाहिनी है, ये दोनों तरफ मूत्र वाहिनी है, ठीक है। ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मूत्राशय है, ठीक है, और ये हमारा मूत्र मार्ग है, ठीक है। यहां से हम मूत्र को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वृक्क हो गया, मूत्र वाहिनियां हो गई, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनका सम्मिलित रूप को ही हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर ही उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं मानव में, ठीक है। तो आप समझ गए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि ठंडियों में हमको मूत्र अधिक लगता है, लेकिन गर्मियों में हमें मूत्र कम लगता है, यानी पेशाब कम लगता है। क्यों? देखिए ठंडियों में क्या होता है ना, हम जितना भी पानी पीते हैं, ठीक, वो पानी सिर्फ मूत्र मार्ग से ही बाहर निकलता है, पसीने के थ्रू तो नहीं निकलता। ऐसा ठंडियों में तो पसीना होता नहीं, इसलिए पानी हमारे शरीर के छिद्रों से बाहर आता नहीं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हमारे शरीर के छिद्रों से पसीना निकलता रहता है, और उसके बाद हमें कभी कभार पेशाब भी, यानी जो मूत्र है वो भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए गर्मियों में जो पानी है वो हमारे शरीर के जो त्वचाएं हैं वहां से भी निकलता है, इसीलिए हमें पेशाब कम लगता है गर्मियों में। और ठंडियों में पसीना नहीं होता, इसीलिए ठंडियों में पेशाब ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर हम श्वसन की बात करें तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रक्त जब फेफड़ों में आता है तो उच्छ्वसन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का हमारा उत्सर्जन में ही आता है, ये भी उत्सर्जन ही है। जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन ही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या हुआ, वो भी तो अपशिष्ट है, हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए मनुष्य में जो वृक्क है यानी किडनी, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो त्वचा हो गई हमारी, फेफड़े हो गए, यकृत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सभी जो है उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक या सहायता करते हैं, ठीक है। ये सभी अंग जैसे त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ी आंत, ये सब उत्सर्जन करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, ऐसे अंग हैं ये। इसके बाद आते हैं अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग, ठीक है। अन्य जंतु जैसे केचुआ हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये इन सब के भी उत्सर्जन अंग होते हैं, ठीक है। ये भी पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। चलिए तो इनके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे एक कोशिकीय एवं निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए एक कोशिकीय की बात करें तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और निम्न कोटि के जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जैसे स्पंज, हाइड्रा आदि, ठीक है। इनके शरीर में जो प्रत्येक कोशिका है ये बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क में रहती है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जलीय वातावरण में ही पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम हो गया आपका, हाइड्रा, स्पंज, ये सब क्या है, पानी में ही तो पाए जाते हैं। चाहे शरीर में पानी हो, चाहे नदी में पानी हो, चाहे समंदर में पानी हो, पानी में ही पाएंगे। तो इनका जो बाहरी त्वचा है, त्वचा कह लीजिए, जो भी बाहरी कोशिका है, वो सीधे पानी के संपर्क में रहती है। तो क्या होता है, इनके अंदर कोई स्पेशल या अलग से उत्सर्जी अंग इनमें नहीं होता। वो क्या होती है, वो डायरेक्ट सीधे जो है पानी के संपर्क में रहते हैं। अपना जो हानिकारक पदार्थ होता है, अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो सीधे उस जल में ही निकालते रहते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव या निम्न कोटि के जो जीव होते हैं वो सीधे पानी में ही अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विकसित जंतुओं में, तो उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो विशेष अंगों द्वारा होती है, जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव की आपने अभी ऊपर बात की, तो मानव में क्या उत्सर्जी अंग होते हैं, तभी उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब देखिए
अलग अलग तरह के जीव में अलग अलग तरह का उत्सर्जी तंत्र होगा, उत्सर्जी अंग होगा, और अलग अलग तरह की चीज़ों या अलग अलग तरह के पदार्थ का उत्सर्जन करेंगे। अलग अलग तरह का जीव अलग अलग तरह के पदार्थ का उत्सर्जन करेगा। जैसे देखिए, जो चपटे कृमि होते हैं, इनमें उत्सर्जन जो होता है ना, आदिवृक्क द्वारा होता है। केचुए में बात करें तो उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है। कीटों में बात करें तो मैलिपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक, तो ये अलग अलग तरह के जंतु हैं, और देखिए अलग अलग अंग से ये अपना उत्सर्जन कर रहे हैं। अब ये अलग अलग तरह के पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवड़ीय जलीय मछलियाँ जो होती हैं, ये अमोनिया पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, यानी जो अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा या मछलियाँ, ठीक है, ये जो होते हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, मछली पालन जो लोग करते हैं, ठीक है, जो मछली पालन करते हैं, उनमें अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि तालाब में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई, अमोनिया बहुत ज़्यादा हो गया तालाब में। तो क्यों होता है? क्योंकि मछली जो है ना, वो उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया ही निकालती है, और वही अमोनिया पानी में मिल जाता है, और अमोनिया जो है मछली के लिए हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, इसीलिए हमें अमोनिया को खत्म किया जाता है। ज़्यादातर लोग चूना डाल के उसको अमोनिया की मात्रा को कम करते हैं तालाबों में। इसके बाद अगर हम बात करें सीपी एवं घोघा, इनमें उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, सीपी या घोघा जो होते हैं, इनमें अमीनो अम्ल होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। सभी स्तनधारी जो होते हैं या वयस्क उभयचर जो होते हैं, इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, पक्षियों एवं सरीसृपों की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के जंतु आपने देखे, और ये अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। और यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जैसे देखिए, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो है प्रतिदिन वो करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोमा नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, यूरोक्रोमा या यूरोक्रोम। ठीक है, क्रोमा नहीं, यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण जो पेशाब होता है वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, या हल्का पीला होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन, अपोहन का मतलब डायलिसिस, अपोहन को कहते हैं डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने सुना होगा, जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो लोग डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस से क्या होता है, जो काम किडनी करता है वही काम डायलिसिस वाली मशीनें करती हैं। ठीक है, अब आते हैं पौधों में उत्सर्जन या बिंदुस्राव क्या होता है, और इनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ हैं, महुआ का पेड़, पीपल, बरगद, कनेर, मदार का पेड़, ये सब जो पेड़ होते हैं, अगर इनकी डाली को या इनके पत्ते को हम तोड़ें तो इनसे एक प्रकार का दूध जैसा कुछ निकलता है जिसको लैटेक्स कहते हैं। ठीक है, ये निकलने लगता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो बबूल, आम, नीम, ये जो पौधे होते हैं, इनके तनों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम गोंद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना पेड़ से गोंद निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे लैटेक्स हो गया, गोंद हो गया, गोंद को हम रेजिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ हैं, इन्हीं को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। पौधों के लिए यही उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, पौधों से जो गोंद निकलता है तो पौधे के लिए हानिकारक पदार्थ है, इसलिए वो पौधा जो है, पेड़ जो है, उसको अपने पेड़ से या अपने शरीर से बाहर निकाल दिया उसने, तो वो गोंद के रूप में बाहर निकाला। हम क्या निकालते हैं, हम यूरिया के रूप में निकालते हैं बाहर अपने शरीर से। ठीक है, वो अलग बात है कि पौधे द्वारा निकाला गया उत्सर्जी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होता है। देखिए, पौधे में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं। यानी पौधा भी सांस लेता है, खाता है, पीता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और उत्सर्जन भी करता है, जो पेड़ होते हैं। ठीक, इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक हानिकारक पदार्थ इनमें भी बनते रहते हैं।
और उन्हें निकालना ज़रूरी होता है। बेकार पदार्थ को शरीर से निकाला जाएगा तो पौधा, मनुष्य, जीव सब स्वस्थ रहेंगे। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पौधे में जैविक क्रियाएं या जैविक क्रियाओं द्वारा बनने वाले अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता इनके पास। ठीक है, पौधों में कोई एक स्पेशल जैसे मानव की तरह उत्सर्जन तंत्र नहीं होता पौधों में। तो पौधे में उत्सर्जन तंत्र होता नहीं या कोई अंग होता नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये पौधों से अलग अलग तरीकों से अपने पदार्थों का उत्सर्जन करवा लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप आगे अभी देखेंगे बिंदुस्राव। तो बिंदुस्राव क्या है अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ पौधों में कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते हैं। पौधे में सभी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। जो कत्था का पेड़ होता है उसकी छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से हमें मिलता है तारपीन का तेल। इसी प्रकार दूध मिलता है हमें, जिसको हम लैटेक्स कहते हैं। रेजिन्स मिलता है जिसको हम गोंद कहते हैं। तो रेजिन्स, टैनिन, हींग, ये जो पौधों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है, ये सारे उत्सर्जी पदार्थ हमारे लिए क्या हैं, लाभकारी हैं, जिनका हम उपयोग अनेक चीजों में करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। इसी प्रकार पौधे में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। यानी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो निकल जाती है। वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकीय पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियों पर आपने जल की बूंदें देखी होंगी। ये बूंदें कहाँ से आती हैं, जैसे टमाटर, अरबी, नट्रेशियम, मकोय आदि के पौधों में जो अनावश्यक जल होता है, अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को ही हम बिंदुस्राव कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों से जो अनावश्यक जल है या अनावश्यक लवण है वो इन्हीं रंध्रों से रात्रि में निकलने लगते हैं। ठीक है, और वही सुबह सुबह हमें पत्तियों पर वो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये बिंदुस्राव कहलाता है, ये एक प्रकार का उत्सर्जन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे अपना उत्सर्जन करते हैं, यहाँ पे आपने देखा। और पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो है वो ज़्यादातर हम मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा बिंदु में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी 2 किडनी यानी वृक्क। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। बड़ी आंत भी इसमें आती है। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षियों तथा सरीसृप में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। हींग, रेजिन्स, लैटेक्स तथा गोंद पौधों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये मुख्य चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब यहाँ से आपके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वो सभी अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। कोशिश करिएगा इन सभी प्रश्नों को हल करने का। अगर आपको इस पाठ में कोई बिंदु समझ में नहीं आया है तो कोशिश करिएगा कि एक बार वीडियो को आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा उस बिंदु को, उस पॉइंट को समझाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।